दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। बादशाह अकबर बीरबल को अन्य रत्नों और सभासदों से अधिक चाहते थे। इस बात को हर दरबारी व सभासद अच्छी तरह जानते थे। यह लोग भी समझते थे कि बीरबल के आ जाने से उनकी स्थिति काफी कमजोर हो गई है। इसलिए सबकी निगाहें उस मौके की तलाश में रहतीं जब किसी न किसी प्रकार बीरबल को नीचा देखना पड़े या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें बीरबल मारा जाए। बीरबल दरबार में हर बात साफ साफ कहने का आदी था, जबकि अन्य लोग चापलूसी भरी बातें करते थे ताकि अकबर के दरबार में उच्च स्थान बना सकें। एक दिन उन लोगों ने आपस में मिलकर यह प्लान बनाया कि बीरबल को बीहड़ जंगलों में शेर का दूध लाने के लिए भेजा जाए। वहां शेर उसे खा जाएगा और बीरबल का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। इस कार्य को अंजाम देने के लिए उन्होंने बादशाह की एक रानी को अपने साथ मिलाया। उन्होंने उससे बीमार पड़ने का नाटक करने को कहा। साथ ही हकीम जी को कुछ रुपए देकर यह कहने को कहा कि रानी तभी ठीक हो सकती हैं जब उन्हें शेर का दूध मिले। रानी बीमार हो गईं। शाही हकीम ने रानी को देखकर योजनानुसार यह कह दिया कि रानी तभी स्वस्थ हो सकती हैं जब उन्हें शेर का दूध पिलाया जाए। अकबर बादशाह ने यह बात अपने सभासदों के बीच रखी। रानी के इलाज के लिए शेर के दूध की आवश्यकता है। आप लोगों में से जो भी शेर का दूध लाएगा उसे ढेर सा इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने दुखी मन से कहा। बादशाह सलामत, शेर का दूध बीरबल लेकर आएगा क्योंकि वह बुद्धिमान भी है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा। अकबर बादशाह ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, तुम ही शेर का दूध जंगल से लाओगे। बीरबल शेर का दूध लाने के लिए कुछ दिन का अवकाश लेकर चला गया। बीरबल ने घर जाकर यह बात अपनी बेटी को बताई। बीरबल की बेटी उससे ज्यादा होशियार थी। वह बोली, पिताजी, इस बात के लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका हल मैं आपको बता दूंगी। छुट्टियां समाप्त होने के बाद भी आप दरबार में न जाएं। ये कहकर बीरबल की बेटी ने युक्ति समझाई। बीरबल ने वैसा ही किया। बीरबल की छुट्टियां समाप्त हो जाने पर बादशाह का दूत उन्हें बुलाने आया तो बीरबल की लड़की ने कह दिया कि उनको बच्चा हुआ है। वे प्रसूति गृह में हैं, अभी नहीं आ सकते। दूत ने दरबार में आकर वैसा ही कह दिया। तब अकबर बादशाह और उनके सदस्यों को अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि शेर नहीं शेरनी दूध देती है। अकबर ने बीरबल को वापस सभा में बुलवा लिया। वसंत ऋतु के अवसर पर बादशाह अकबर ने दरबार को बाग में लगाने की इच्छा जाहिर की। तुरंत ही बाग में दरबार लगाया गया, जहां बादशाह सिंहासन पर विराजमान थे। अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे, जो बादशाह की सम्मति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थित लोगों के मामले निबट चुके थे। तभी एक व्यापारी आकर अपनी अर्जी अकबर बादशाह के सामने रखी। उन्होंने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञानुसार बीरबल अर्जी पढ़ने लगा। प्रतिष्ठा की पंक्तियों के साथ अर्जी में लिखा था, मैं अजमेर का रहने वाला हूं। देश विदेश में घूम घूम कर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। पिछले दिनों में बंग देशांतर्गत ढाका नगर पहुंचा था। मैंने वहां एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा जो बहुत सुंदर और गुणवान था, पर सोने के समान थे। मैं उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। उस राजहंस को आपके महल में रहने योग्य समझकर मैंने उसको मुंह मांगा दाम 1000 रुपए देकर खरीद लिया। उस राजहंस को मैं एक पिंजरे में बंद करके यहां लाया तथा अपने कमरे में टांग दिया। ये पिंजरा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज जब मैं अपने घर वापस आया तो मुझे पिंजरे में हंस नहीं मिला। मुझे शक है कि मेरे सेवकों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड देकर न्याय करें। इस फरियाद को सुनकर अकबर बादशाह ने उस व्यापारी के नौकरों को राज दरबार में लाने का आदेश जारी कर दिया। कुछ ही देर में व्यापारी के सभी सेवक दरबार में लाए गए। अकबर बादशाह ने उन सेवकों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चल पाया है। हमने तुम्हारे सभी नौकरों से पूछताछ कर ली। अब तुम्हारा किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर सौदागर का मुंह उतर गया। उसने बीरबल से कहा, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। मुझे न्याय चाहिए, सच्चा न्याय। बीरबल ने कहा, धीरज रखो, तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, सच्चा न्याय। बीरबल ने सौदागर के सेवकों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी।
सिपाही उन लोगों को रास्ते में से पकड़कर ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोला, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और अब उसके पर पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, तारीफ करनी पड़ेगी तेरे साहस की। इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल, क्या कहता है? बीरबल का इस प्रकार से कहना सब दरबारियों ने सुना। सौदागर के सेवकों में पक्षी चुराने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल से अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूं। यह सोचकर उसने धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया। सब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। बीरबल ने उसको ताड़ लिया। उन्होंने उसके सिवा सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार से प्रश्न किए, मगर किसी तरह भी उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया। तब उसको पीटे जाने की आज्ञा दी गई। यह सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। शहंशाह अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम ऐसे प्राणी ला सकते हो जिनमें से एक उपकार को मानता हो और दूसरा उपकार के बदले अपकार करने की सोचता हो? बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर हां में सिर हिलाकर चले गए। दूसरे दिन बीरबल एक कुत्ता और अपने दामाद को लेकर दरबार में आए। फिर वह सिर झुकाकर बादशाह अकबर से बोले, हुजूर, मैं दोनों प्राणियों को लेकर आया हूं, इनमें दोनों ही गुण हैं। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें इनके गुणों का पता कैसे चलेगा? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह कुत्ता है। केवल रोटी का एक टुकड़ा खाकर मरते दम तक अपने स्वामी की रखवाली करता है। इसे डंडे से पीटकर मालिक घर से भगा देता है, तब भी यह बुलाने पर भागा भागा चला आता है और उसी ईमानदारी के साथ मालिक को हर खतरे से बचाता है। बीरबल यह कहकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर बोले, और दूसरा प्राणी? बीरबल थमती आवाज में बोले, हुजूर, यह मेरा दामाद है। इसका स्वभाव ऐसा है कि लड़की का पिता अपना सब कुछ इसे क्यों ना दे दे और स्वयं फकीर ही क्यों ना बन जाए, फिर भी इसे चैन नहीं मिलता। अकबर बीरबल की बातें सुनकर क्रोधित हो गए और दामाद को गुस्से से घूरते हुए कहा, ले जाओ, दामाद को सूली पर लटका दो और कुत्ते को दूध पिलाओ। बादशाह का हुक्म सुनते ही बीरबल का पसीना छूट गया। वह सिर झुकाकर नम्र स्वर में बोले, हुजूर, मेरी बात को समझें। मैंने जो भी कुछ कहा वह केवल अपने दामाद के लिए नहीं कहा। मैंने तो दुनिया के सारे दामादों की बात कही है। जहां अपना, क्या मेरे दामाद को ही दंडित करना उचित होगा? आप भी तो किसी के दामाद हैं, या यहां पर जितने भी लोग हैं वे सब किसी न किसी के तो दामाद हैं ही। बादशाह अकबर अचानक ही सहम गए और उन्होंने अपना हुक्म वापस ले लिया। वर्षा ऋतु थी। यमुना नदी में बाढ़ आई थी। लहरें किनारे पर आकर टकरा रही थीं, जिससे अजीब सी छप छप की आवाज होती थी। शहंशाह अकबर का महल यमुना तट पर ही था। बादशाह गहरी नींद में सोए हुए थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला पड़ा था। छप छप की आवाज जब बादशाह के कानों में पड़ी तो वह जाग गए और छप छप की आवाज सुनने लगे। फिर इसके बाद बादशाह को नींद नहीं आई तो वह कमरे में ही उठकर टहलने लगे। टहलते टहलते वह खिड़की के पास आ गए और पानी से लबालब भरी यमुना नदी को अपलक देखने लगे। लहरों की छपछपाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे नदी रो रही हो। शहंशाह के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर क्या बात है? रात के सन्नाटे में सब सो रहे हैं, मगर नदी क्यों रो रही है? अपने इस प्रश्न का जवाब वह नहीं ढूंढ सके तो बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गए। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो सभी दरबारियों से यही प्रश्न किया कि नदी रोती क्यों है बारी बारी से। सभी दरबारियों ने अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया, लेकिन किसी के भी जवाब से बादशाह को संतुष्टि नहीं मिली। इसी बीच बीरबल दरबार में पधारे। बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बताओ बीरबल, नदी क्यों रोती है? बीरबल इस बेतुके सवाल पर कुछ देर तक हतप्रभ खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, जहां अपना, मैं आपके सवाल का जवाब तभी दे सकता हूं जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुनूंगा। बीरबल, नदी के रोने की आवाज तो मैं तुम्हें रात के सन्नाटे में ही सुना सकता हूं। बादशाह ने यह कहकर बीरबल को देखा। बीरबल रात होने पर शहंशाह के महल में पहुंचे।
बादशाह उन्हें अपने महल की खिड़की के पास ले गए और वह छप छप की आवाज उन्हें सुनाई और इसका कारण पूछा। बीरबल अगले पल ही यह समझ गए कि यह तो पानी के बहने की आवाज है और बादशाह ने इसे ही नदी का रोना मान लिया है। बीरबल झुककर बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, हुजूर, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र के यहां जा रही है, जिससे वह पिता से अलग होने के गम में रोती जा रही है। बीरबल का जवाब इतना सटीक और हकीकत भरा था कि बादशाह अकबर खुशी के मारे गदगद हो गए और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है। हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुए। आज दरबार समय से पहले ही लग गया था। बादशाह अकबर समय से पहले ही दरबार में आकर बैठ गए थे। शहंशाह अकबर की यह खासियत थी, जब वह फुर्सत में होते थे तब तरह तरह के विचार उनके मन में उत्पन्न हो जाया करते थे और फिर वह शहंशाह ने दरबारियों से पूछा, दूध किसका अच्छा, फूल किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, राजा कौन अच्छा और मिठाई किसकी अच्छी। शहंशाह के सवाल सुनते ही दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। किसी दरबारी ने गाय के दूध को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने भैंस का और किसी ने बकरी का दूध अच्छा बताया। इसी तरह से किसी दरबारी ने गुलाब का फूल अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने कमल का, किसी दरबारी ने केले के पत्ते को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने नीम के पत्ते को अच्छा बताया। किसी दरबारी ने राजा कौन अच्छा के जवाब में शहंशाह को अच्छा बताया और अंतिम सवाल के जवाब में किसी दरबारी ने गन्ना को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने अंगूर को और किसी दरबारी ने मिष्ठान को अच्छा बताया। लेकिन बादशाह अकबर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। बादशाह के चेहरे पर बीरबल को देखते ही चमक आ गई और बीरबल के बैठने से पहले ही शहंशाह ने उपरोक्त 5 सवालों के जवाब पूछे। बीरबल कुछ पल तक शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, मां का दूध सबसे अच्छा और हितकारी होता है। कपास का फल सबसे अच्छा होता है क्योंकि इससे सबके शरीर ढक जाते हैं। पान का पत्ता सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसे खाकर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। राजाओं में इंद्र सबसे अच्छे हैं क्योंकि उनके आदेश से बारिश होती है और बारिश से धन धान्य में वृद्धि होती है और पूरे प्राणियों की क्षुधा तृप्त होती है। मिठास वाणी की सबसे अच्छी होती है क्योंकि जिसकी वाणी में मिठास होती है वह सारे जगत को अपने वश में कर लेता है। दोस्तों, बादशाह अकबर अभी दरबार में आकर बैठे ही थे कि तभी दरबार में लंका के राजा का एक दूत हाजिर हुआ। बादशाह अकबर ने उसका स्वागत करते हुए कहा, कहो, कैसे आना हुआ। दूत सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, चतुर तथा हाजिर जवाब दरबारी हैं। हमारे महाराज ने यहां मुझे एक घड़ा अक्ल लाने के लिए भेजा है। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए कि भला अक्ल भी कहीं घड़े में भरी जा सकती है। लगता है लंका का राजा हमारी हंसी उड़ाना चाहता है। यह सोचते सोचते बादशाह को बीरबल की याद हो गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलवाकर उसे यह बात बताई। बीरबल बोले, जहां अपना अक्ल का प्रबंध तो हो जाएगा, पर इस काम में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। शहंशाह अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। बीरबल अब इस काम में लग गए और एक नौकर से कहा कि वह छोटे मुंह वाले मिट्टी के कुछ घड़ों का इंतजाम करे। नौकर घड़े लेकर आया तो बीरबल नौकर को लेकर कद्दू की बेल तक गए और उन्होंने एक घड़े में एक छोटे कद्दू डाल दिए। इसके बाद उन्होंने बाकी घड़ों में भी इसी तरह से कद्दू रख दिए। फिर बीरबल ने नौकर से कहा, इन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करना। बीरबल यह कहकर कामकाज में लग गए। समय पूरा हो गया, तब बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, अक्ल के घड़ों की स्थिति क्या है। जहां अपना, बस 2 हफ्ते का और समय चाहिए, फिर सारे घड़े अक्ल से भर जाएंगे। 2 हफ्ते बाद बीरबल ने आकर देखा कि घड़े में कद्दू के फल घड़े जितने हो गए हैं। वह बहुत ही खुश हुए और इसके दूसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और लंका के दूत को बुलवाया। लंका का दूत जैसे ही दरबार में हाजिर हुआ, बीरबल के सेवक घड़े लिए दरबार में आ पहुंचे। बीरबल ने एक घड़ा लंका के दूत को देते हुए कहा, लीजिए, अक्ल का घड़ा और जाकर अपने राजा को सादर भेंट कीजिए, परंतु खाली होने पर हमारा यह कीमती घड़ा हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा अक्ल का फल भी तभी असरदार होगा जब इसे किसी भी तरह की हानि न पहुंचाई जाए, यानी इसे साबुत ही घड़े से निकाला जाए। बीरबल से दूत ने पूछा,
हुजूर, क्या मैं अक्ल के फल को देख सकता हूं? हाँ, देख सकते हैं, बीरबल ने आगे कहा। यदि आपके राजा को और अक्ल की जरूरत हो तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे 5 घड़े हमने रखे हुए हैं। दूत जब घड़ा देकर दरबार से चला गया, तब शहंशाह अकबर अपनी जिज्ञासा को दबा न सके और बीरबल से बोले, अक्ल का फल हमें भी तो दिखाओ। तुम्हारे पास अक्ल के अभी 5 घड़े रखे हैं ना? हाँ हुजूर, 5 ऐसे घड़े अभी मेरे पास हैं, मैं अभी हाजिर करता हूं। बीरबल ने यह कहते हुए सेवक को घड़े लाने को कहा। सेवक घड़े लेकर शहंशाह के समीप पहुंचा तो उन्होंने घड़े में झांक कर देखा। फिर बादशाह अचानक ही हंस पड़े और बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, मान गए बीरबल, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। इस कद्दू को खाकर लंका के राजा की बुद्धि तेज हो जाएगी। चले थे हमें मूर्ख बनाने और। शहंशाह यह कहकर हंसने लगे। दरबारी भी अपनी हंसी रोक न सके। बीरबल की चतुराई पर उन सबको ही नाज था। किसी ने कहा, जहां पना श्रेष्ठ हथियार वही जो मौके पर काम आए। फिर एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही सवाल कर दिया, सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हथियार कौन सा है? एक दरबारी उठकर बोला, जहां पना भाला भाला उत्तम हथियार है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं हुजूर, तलवार। तीसरा दरबारी बोला, नहीं, जहां अपना है तीर कमान। बादशाह को दरबारियों के जवाब से संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारा क्या जवाब है बीरबल? बीरबल सोचते हुए बोले, हुजूर, मेरे विचार से उत्तम हथियार वही है जो समय पर काम आए और अपनी श्रेष्ठता साबित कर दे। बादशाह अकबर असंतुष्ट होते हुए बोले, यह कोई जवाब नहीं हुआ बीरबल। बीरबल बोले, जहां अपना, मैं अपनी बात को सिद्ध करके दिखा दूंगा। अगली सुबह बीरबल अकबर बादशाह के साथ सैर के लिए निकले। बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए पहले से ही योजना बना ली थी। घूमते घूमते वे दोनों एक सड़क पर में आ गए। इतने में गली में अचानक एक क्रोधित हाथी तेज गति से आता हुआ दिखाई दिया। बीरबल घबराई हुई आवाज में बोले, हुजूर, हाथी तो सनकी लगता है, देख नहीं रहे कैसे पैर पटकता हुआ आ रहा है। अकबर बादशाह भी घबरा गए। हाँ बीरबल, हम तो पगलाया हाथी भागता हुआ आ रहा है, हम तो इतनी तेज भाग भी नहीं सकते बीरबल। ये कहते कहते बादशाह काफी घबरा गए। उन्होंने कमर से लटक रही म्यान पर हाथ रखा तो बीरबल बोले, जहां पना, ये क्या कर रहे हैं? मदांग हाथी का मुकाबला भला तलवार से कैसे हो सकता है? बीरबल यह बोल ही रहे थे कि तभी बादशाह के पैर के पास एक कुत्ते का पिल्ला आ गया। बादशाह ने झट से पिल्ले को उठाया और आ रहे हाथी की सूंड की ओर फेंक दिया। कुत्ते का पिल्ला इतना डर गया कि बुरी तरह चिल्लाने लगा। हाथी घबराकर पीछे की तरफ हटता चला गया। अकबर और बीरबल को भागने का मौका मिल गया। वे भागते हुए एक गली में आ गए। बीरबल बादशाह अकबर को माथे का पसीना पोंछते हुए देखकर बोले, अब क्या कहते हैं हुजूर? मैंने कोई गलत तो नहीं कहा था कि जो मौके पर काम आए वही श्रेष्ठ हथियार होता है? अकबर बादशाह बोले, हां बीरबल, कुत्ते का पिल्ला हथियार की गिनती में थोड़े ही आता है, लेकिन उसने ही हमारा बचाव उस मदांग हाथी से किया। मौके पर वह न आता तो आज हम जिंदा न होते। तुम्हारा कहना सही था कि श्रेष्ठ हथियार वही है जो मौके पर काम आए। यह कहकर अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हुए उन्हें गले से लगा लिया। दोस्तों, दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखती चिल्लाती हुई दरबार में आ गई। शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवास सी इतना दुखी होकर क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, मेरी पड़ोसिन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसिन को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसिन को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसिन को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? पड़ोसिन यह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माए बाप, मैं अपराधी नहीं हूं। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाए।
बीरबल कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए उस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। बीरबल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हुई है वह अपनी पड़ोसिन से अक्सर ही लड़ती झगड़ती रहती है। इसके साथ ही वह औरत बदमिजाज भी है, लेकिन पड़ोसिन बहुत ही सीधी सादी और चरित्रवान औरत है। इसके साथ ही बहुत निर्धन भी है। बीरबल इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसिन से बोले, देखो, तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वस्त्र उतार दो। पड़ोसिन ये सुनकर घबरा गई और कहने लगी, बादशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं, पर मुझसे भरे दरबार में कपड़े उतारने को न कहें। मेरे पास बस मेरी इज्जत ही तो है। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल पड़ोसिन ने ही किया है तो तुम भरे दरबार में निर्वस्त्र हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर रख दिए। बीरबल अचानक ही मुस्कुरा पड़े और सैनिकों से कहा, इस निर्वस्त्र स्त्री को पेड़ से उलटा लटका दो और उसके नीचे लाल मिर्च रखकर आग लगा दो। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, यह औरत निहायत ही घटिया, जालिम है और इंसानों की बस्ती में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह के फैसले से सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शहंशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और उनके इस बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य के लिए उनको ढेरों बधाइयां भी दीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया है। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। दोस्तों, दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने सवाल कर दिया, किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है? दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर मारने के बाद बोला, बर्फ, जहां पनाह। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, कपास। तीसरे दरबारी ने कहा, जहां पनाह, दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाम बताए। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे अधिक सफेद माना। बादशाह अकबर भी इससे काफी कुछ हद तक सहमत थे, लेकिन बीरबल सबसे अलग थलग थे और अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफेद चीज क्या हो सकती है। बीरबल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहां अपना, मेरी नजर में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकीला होता है। वह घोर अंधकार में भी साफ दिख जाता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हाँ मेरे मालिक,
लेकिन मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। बीरबल के यह कहने पर शहंशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। बीरबल एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल कमरे के दरवाजे पर रखाए। कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं थी। बीरबल ने यह काम छुपकर गुप्त तरीके से किया था। आराम करने के बाद शहंशाह जैसे ही उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही दूध का बर्तन उलट गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। दरवाजा खुलते ही सूरज के प्रकाश से कमरा भर गया और शहंशाह अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल और एक बर्तन देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह कमरे के बाहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बादशाह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, ये सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप भूल गए। कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है। जहां पनाह, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफेद और चमकीला कौन है। दूध और कपास को मैंने यहां इसलिए रखा कि उनकी सफेदी पर किसी को भी शक नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जहां पनाह, अब तो आपको यह मानना ही होगा कि सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक सफेद, उज्ज्वल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाजा खोला, सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपको सब चीजें नजर आने लगीं। बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कुराए। फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरबल का ही जवाब सही है। सबसे अधिक सफेद और चमकीला सूर्य का प्रकाश ही है। फिर तो दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। दोस्तों, कहानी को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, शहंशाह अकबर एक रोज दरबार में आए तो वह सबको बहुत ही गमगीन मुद्रा में दिखे। दरबारियों ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, अब यह बेचैनी और उदासी तो बीरबल ही दूर कर सकते हैं। इसी बीच बीरबल दरबार में आ गए। जहां पनाह ने बीरबल को गौर से देखा और कहा, बीरबल, शायद तुम मेरी समस्या सुलझा सको। इस प्रश्न में पूरे राज्य की समस्या छुपी हुई है। बताओ, घर कैसे लुटा और बैल कैसे घायल हुआ? बीरबल के लिए कोई भी सवाल कठिन नहीं होता था। वह शीश नवाकर बड़े अदब से बोले, जहां पनाह, जुआ नहीं हटा था। तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल, साफ साफ बताओ। अकबर ने कहा, जहां पनाह, जुआ खेलना नहीं रोका गया तो घर लुट गया, और बैल की गर्दन से जुआ नहीं हटाया गया तो बैल घायल हो गया। बीरबल ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। शहंशाह अकबर बहुत ही खुश हुए और उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में कोई भी जुआ नहीं खेलेगा। जो जुआ खेलते पकड़ा जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। इससे पूरे राज्य में अमन चैन स्थापित करने में बादशाह को काफी सहायता मिली। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल और अकबर की समझदारी की परीक्षा। अकबर की नई चुनौती। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर का मन कुछ अजीब सा था। वह हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे और आज उनके मन में एक नई चुनौती आई। अकबर ने दरबार में सभी को देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचना। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। सभी दरबारी बड़ी उत्सुकता से बीरबल का चेहरा देखने लगे। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े हुए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा धनी कौन है? सभी दरबारी हतप्रभ थे। वे सोच रहे थे कि अकबर इस सवाल से क्या सिद्ध करना चाहते हैं। क्या बीरबल सही जवाब दे पाएंगे? बीरबल का अनोखा जवाब। बीरबल कुछ देर तक शांत रहे, फिर उन्होंने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा धनी वह व्यक्ति है जिसे कोई भी वस्तु या धन अपने से अधिक प्रिय न हो। व्यक्ति जो अपने मन में संतोष और शांति रखता है, वही असल में सबसे बड़ा धनी होता है। अकबर थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल को गौर से देखा और फिर मुस्कुरा दिए। जानते थे कि बीरबल का जवाब कोई साधारण बात नहीं थी। अकबर बोले,
यह तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया बीरबल, लेकिन तुम्हारी बात को सच्चे अर्थों में समझने के लिए मैं एक परीक्षा चाहता हूं। डांड। अकबर की परीक्षा। अकबर ने तुरंत अपने सिपाही को आदेश दिया और दरबार से बाहर एक बहुत बड़ा ताजमहल जैसा महल बनवाने का आदेश दिया। महल में सोने और चांदी से सजा प्रत्येक कोना था। अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल, तुम इस महल को देखकर यह बताओ कि इसमें सबसे मूल्यवान चीज क्या है। बीरबल ने ध्यान से महल को देखा। हर चीज सोने से सजी थी। हर कमरे में कीमती रत्न जड़े हुए थे। सभी दरबारी एकटक बीरबल की ओर देख रहे थे। क्या वह यह सवाल सही से हल करेंगे? बीरबल का उत्तर और अकबर की समझदारी। बीरबल ने देखा कि महल में सबसे मूल्यवान चीज महल के बीचों बीच रखा हुआ एक छोटा सा बर्तन था, जिसमें एक साधारण सी मिट्टी रखी हुई थी। बीरबल ने उस बर्तन को उठाया और अकबर से कहा, जहांपनाह, इस बर्तन में रखी मिट्टी ही सबसे मूल्यवान है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि यह मिट्टी सबसे मूल्यवान है? पर क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह मिट्टी महल के हर हिस्से में फैलने से पहले महल के हर कोने को भरने वाली है। इसकी शक्ति और साधारणता से यह हर चीज को समान बनाती है। धन, रत्न और सोने का महल भी अगर इस मिट्टी से भर न पाए तो उसका कोई मूल्य नहीं। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल, तुमने मुझे फिर से समझाया कि असल में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। वह है संतोष और समझदारी, जो हमें भीतर से सशक्त बनाती है। तंडा। शिक्षा। सच्चा धनी वही है जो संतोषी हो और अपनी संतुष्टि में ही शांति पा सके। धन और संपत्ति बाहरी है, असली ताकत अंदर से आती है और वह हमें संतोष से मिलती है। हमेशा समझदारी से काम लो, क्योंकि हर स्थिति में सबसे मूल्यवान चीज हमारी सोच और दृष्टिकोण है। आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हां, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अकबर का सबसे कठिन सवाल और बीरबल की अनोखी चतुराई। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच हमेशा दिलचस्प और मजेदार संवाद होते रहते थे। अकबर को नई नई पहेलियां और कठिन सवाल पूछने की आदत थी, ताकि वह अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता परख सकें। लेकिन हर बार बीरबल अपनी तेज तर्रार बुद्धि से सभी को चौंका देते थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि इस बार वे बीरबल के सामने ऐसा सवाल रखेंगे जिसका उत्तर देना लगभग असंभव होगा। उन्होंने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, आज मैं आप सबके सामने एक सवाल रखता हूं। जो इसका सही उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा, और यदि कोई उत्तर न दे पाए तो उसे सजा मिलेगी। सभी दरबारी सतर्क हो गए। अकबर ने सवाल पूछा, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन दिखती नहीं? दरबारियों के उत्तरमंड सवाल सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ही क्षणों में दरबारी एक एक करके अपने उत्तर देने लगे। पहला मंत्री बोला, जहांपनाह, सबसे शक्तिशाली चीज धन है। पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं। दूसरे मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, सबसे शक्तिशाली चीज तलवार है। जिसके पास तलवार होती है वह सब पर शासन कर सकता है। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, मेरा मानना है कि प्रेम सबसे शक्तिशाली चीज है। प्रेम से लोग अपना सब कुछ त्याग सकते हैं। चौथे मंत्री ने कहा, महाराज, मैं कहूंगा कि आग सबसे शक्तिशाली चीज है। आग सब कुछ नष्ट कर सकती है। अकबर ने सभी उत्तर सुने, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने दरबार की ओर देखा और पूछा, क्या कोई और उत्तर देना चाहता है? बीरबल का उत्तर अब तक बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अकबर की आंखों में देखा और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज मनुष्य की सोचा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी चकित होकर बीरबल की ओर देखने लगे। अकबर भी हैरान हो गए और बोले, बीरबल, यह कैसे संभव है? हमें विस्तार से समझाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दुनिया में हर चीज की शुरुआत मनुष्य की सोच से होती है। तलवार तभी बनाई जाती है जब कोई इसे बनाने की सोचता है। धन तभी कमाया जाता है जब कोई मेहनत करने की सोचता है। प्रेम तभी संभव है जब कोई प्रेम करने की सोचता है। आग भी तब जलती है जब कोई इसे जलाने की सोचता है। सोच के बिना कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं आ सकती। इसलिए
सोच ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ बदल सकती है। बीरबल की कहानी। बीरबल ने आगे कहा, जहां अपना मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक गरीब किसान था। वह हमेशा सोचता था कि वह कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी किस्मत खराब है। इसलिए वह कभी मेहनत नहीं करता और अपनी हालत को वैसे ही स्वीकार कर लेता। लेकिन उसी गांव में एक और किसान था जो बहुत मेहनती था। वह हमेशा सोचता था कि अगर वह मेहनत करेगा तो एक दिन वह अमीर बन जाएगा। उसने अपने खेतों में दिन रात काम किया, नई तकनीकें सीखी और अपने काम में सुधार करता गया। कुछ ही वर्षों में वह इतना अमीर बन गया कि राजा ने उसे अपने दरबार में सम्मानित किया। जहां पनाह दोनों किसान एक ही गांव से थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। एक ने हार मान ली और दूसरा अपनी सोच की शक्ति से सफल हो गया। अकबर की प्रसन्नता। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। सचमुच सोच की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। अकबर ने घोषणा की कि बीरबल को इस उत्तर के लिए विशेष इनाम दिया जाएगा। उन्होंने बीरबल को सोने की मुद्राएं और बहुमूल्य वस्त्र प्रदान किए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सोच ही हमें महान बनाती है या असफल। यदि हम सकारात्मक सोचें और मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं। दोस्तों, बादशाह अकबर को बहुत सारे शौक थे। उन्हें शतरंज खेलना और पतंग उड़ाना पसंद था। उन्हें अन्य देशों की कहानियों को सुनना भी पसंद था। लेकिन उनका पसंदीदा शौक घोड़ों का था। उसमें भी अच्छे घोड़ों का संग्रह करना था। एक दिन घोड़ों का एक व्यापारी महल में आया। उसके पास बेचने के लिए घोड़ों का एक समूह था। बादशाह बाहर आए और घोड़ों को देखा। बादशाह अकबर ने कहा, ये बहुत ही सुंदर घोड़ों हैं, मैं सारे खरीद लूंगा। क्या तुम्हारे पास और भी हैं? व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, पर यदि आप मुझे कुछ धन दे दें तो मैं अफगानिस्तान जाकर कुछ और घोड़े खरीद कर ले आऊंगा। अकबर ने घोड़ों के समूह के सारे घोड़े ले लिए और अफगानिस्तान से अधिक घोड़े लाने के लिए 200 सोने के सिक्के दिए। उन्होंने उसे पैसे दिए, लेकिन उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा। यह भी नहीं पूछा कि उसका नाम क्या था, वह कहां से आया था या वह कहां रहता था। घोड़ों के व्यापारी ने पैसे लिए और वहां से चला गया। कई दिन बीत गए, घोड़ों का व्यापारी वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों के बाद अकबर ने बीरबल से भारत में 10 सबसे बड़े मूर्खा की एक सूची बनाने के लिए कहा। बीरबल ने यह सूची तुरंत बनाकर बादशाह को सौंप दी। जैसे ही अकबर ने सूची को पढ़ना शुरू किया, वह हैरान रह गए और फिर बहुत क्रोधित हुए। बीरबल ने अकबर का नाम सूची में सबसे ऊपर लिखा था। बीरबल, यह क्या है? बादशाह चिल्लाए, मेरा नाम सूची में सबसे ऊपर क्यों है? जहां पनाह, ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों में सबसे बड़े मूर्ख हैं। बीरबल ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अकबर ने बीरबल के शब्दों से आहत होते हुए कहा। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, आपने एक अजनबी को इतना ज्यादा पैसा दे दिया और यह भी नहीं पूछा कि वह कौन था, कहां से आया था। क्या यह मूर्खता नहीं है? अकबर ने कहा, यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आ जाएगा तो क्या होगा? महाराज, यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आ जाएगा तो मैं सूची में सबसे ऊपर से आपका नाम हटा दूंगा और उसका नाम लिखा दूंगा। बीरबल ने कहा। अकबर को यह एहसास हो गया था कि उन्होंने वास्तव में मूर्खता की थी। कुछ दिन बाद अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफी ठंड पड़ती थी। बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सिक्के उसे देंगे, जो शाही महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत कमजोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफी कमजोर और बीमार हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया
और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है, यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया, तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता। वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं, मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोने मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, लहापना, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बीरबल ने कहला भेजा कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है, जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया। पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वे हैरान रह गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाखा पर ऊंचा लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, झिल्ले सुभानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूं। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुंच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर रख दिया है। बीरबल ने कहा, महाराज, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वादे के अनुसार उसे 1000 सेने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्कुरा दिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक धनवान कंजूस व्यक्ति की तारीफ में एक कवि कविता लिखकर उससे मिला और कवि ने अपनी कविता बड़ी शान से पढ़कर उसे सुनाई। वह कंजूस समझ गया कि यह कवि उससे कुछ लेने के लिए ही यहां आया है। प्रशंसा में कविता पढ़ना तो एक बहाना है। कंजूस ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसे अपनी बातों से खुश करके यहां से जाने पर मजबूर कर दूं। ये सोचते हुए वह कंजूस बोला, बहुत खूब कवि महोदय, आपने मेरी तारीफ में बहुत अच्छी कविता लिखी है। कल आप आइए, मैं आपकी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। कवि वापस चला गया। कंजूस बहुत ही खुश हुआ कि चलो बला टली, कुछ देना न पड़ा और बात भी बन गई। दूसरे दिन कवि कुछ धन पाने के लालच में कंजूस से मिलने आया। कवि पर नजर पड़ते ही कंजूस बोला, तुम कौन हो भाई, किससे मिलना है? यह कहकर कंजूस ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कवि को कभी देखा ही ना हो। कवि आश्चर्य से चौंकते हुए बोला, महोदय, आप यह क्या कह रहे हैं? कल ही तो मैं आपसे मिला था और आपकी तारीफ में खूबसूरत सी कविता भी लिखकर सुनाई थी। आप इतने कम समय में ही मुझे भूल गए। कंजूस बोला, कल की बात आज करने से कोई लाभ नहीं। जैसे कल तुमने मुझे कविता सुनाई वैसे ही मैंने भी अपनी मीठी मीठी बातें तुम्हें सुना दी थी। न तो तुमने मुझे कुछ दिया और न मैंने तुम्हें कुछ दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो। कंजूस के इतना कहने पर वह कवि वहां से सीधे घर आया और अपने एक दोस्त के साथ बीरबल से मिला और अब तक जो हुआ था वह सब बीरबल को बता दिया। बीरबल बोले, कवि महोदय, आप 1 हफ्ते के बाद अपने इस दोस्त को उस कंजूस के यहां भेजना। जब आपका दोस्त कामकाज के बहाने उससे मित्रता कर ले तब किसी दिन उसे घर पर आने का निमंत्रण देना। उस दिन मुझे भी बुला लेना।
लेकिन इतना अवश्य ध्यान रहे कि उसे केवल न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। बीरबल यह कहकर दरबार के कामकाज में तल्लीन हो गए। कवि का मित्र कुछ ही रोज में कंजूस से काफी घुल मिल गया। जब मित्रता गाढ़ी हो गई, तब एक दिन कंजूस को उस व्यक्ति ने खाने का निमंत्रण दिया। कंजूस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बीरबल और कवि को भी इसकी खबर कर दी। कवि वेश बदलकर दोस्त के घर आ पहुंचे। बीरबल भी वेश बदलकर आ गए। थोड़ी देर बाद कंजूस भी आ गया। उन तीनों ने ही कंजूस की बड़ी आवभगत की और कंजूस से तरह तरह की मीठी बातें करने लगे। कंजूस भूखा था क्योंकि वह घर से खाकर नहीं चला था और दावत के नाम पर सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। जब उसे भूख कुछ अधिक ही सताने लगी तो परेशान होकर कंजूस बोला, अरे भाई, खाने पीने का भी इंतजाम है या ऐसे ही बैठे रहना है? कवि के मित्र ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तो तुम्हें केवल भोजन का निमंत्रण देकर प्रसन्न किया है। यह सुनते ही कंजूस ने उन तीनों को ध्यान से देखा, फिर कवि को तुरंत ही पहचान लिया। कंजूस ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कवि को वाजिब इनाम दिया तथा इस घटना से अच्छी सीख ली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर के मन में हमेशा कोई ना कोई सवाल उठता ही रहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आओ जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, मैं जल्दी ही ऐसा आदमी ढूंढकर दरबार में ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सोने की 300 मोहरें और 1 हफ्ते का समय हम तुम्हें देते हैं। धन और 1 हफ्ते का अवकाश लेकर बीरबल अपने घर चले गए। सारा धन उन्होंने दीन दुखियों में बांट दिया। सप्ताह के अंतिम दिन बीरबल ने एक चरवाहे को पकड़ा और उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा सोने की 100 मोहरें उसे देकर दरबार में ले आए। रास्ते में ही चरवाहे को बता दिया कि उसे बादशाह सलामत के सामने कैसा व्यवहार करना है। बादशाह अकबर के दरबार में पधारते ही बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ कर लाया हूं। शहंशाह ने चरवाहे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तुम कहां के रहने वाले हो? तुम कौन सी खास बात जानते हो? एक साथ इतने सवाल बादशाह अकबर ने कर दिए, लेकिन चरवाहे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि बीरबल ने उसे पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था। बादशाह ने शिकायत भरे लहजे में बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहीं गूंगा और बहरा तो नहीं है? इसने तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भला यह बुद्धिमानों का बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बीरबल ने शीश नवाकर कहा, हुजूर, यह इसकी बुद्धिमानी है। इसने अपने बड़े बूढ़ों से सीख रखा है कि राजा और स्वयं से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। यह उनसे मिले ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क के आगे अब क्या बोलते। वे मुस्कुराकर ही रह गए और चरवाहे को इनाम देकर सम्मान के साथ दरबार से विदा किया। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के आंगन में चल रहे थे और बहुत ही परेशान नजर आ रहे थे। उनके महल में कई बार चोरी हो चुकी थी, लेकिन चोर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अकबर ने अपने सभी सिपाहियों और दरबारियों को आदेश दिया था कि किसी भी हालत में चोर को पकड़ना है, लेकिन चोरी लगातार हो रही थी। अकबर ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार चोर ऐसा कैसे चोरी कर पा रहे हैं? क्या महल के अंदर ही कोई गद्दार है? अकबर ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल दरबार में आए और अकबर से पूछा, जहांपनाह, आपको किस बारे में मदद चाहिए? अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे महल में चोरी हो रही है और हम किसी भी तरीके से चोर को पकड़ नहीं पा रहे। क्या तुम कोई ऐसा तरीका ढूंढ सकते हो जिससे हम चोर का पता लगा सकें? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चोर को पकड़ने के लिए हमें उसका मन पढ़ना होगा, क्योंकि चोर वही होता है जो अपने अपराध को छुपाने के लिए ज्यादा चतुराई करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, हम सब कुछ कर चुके हैं। क्या तुम कुछ अलग तरीका आजमाओगे? बीरबल ने जवाब दिया, जी हां, मैं एक ऐसा तरीका अपनाऊंगा जिससे चोर खुद सामने आ जाएगा। बीरबल ने कुछ दिनों के लिए महल के प्रत्येक कमरे और आंगन को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि महल का हर हिस्सा साफ सुथरा था,
लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां अक्सर बहुत सारी धूल जमा हो जाती थी। यह स्थान महल के बगीचे में था, जहां अकबर खुद बैठकर आराम करते थे। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे आपके बगीचे में कुछ काम करना है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बीरबल ने तुरंत सहमति दी। अकबर और बीरबल बगीचे में पहुंचे और बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें इस बगीचे को और बेहतर बनाना है। कृपया यहां बैठ जाइए, मैं कुछ समय में काम पूरा करता हूं। बीरबल ने बगीचे के कोने में एक खड्डा खोदना शुरू किया और कुछ देर बाद वहां एक पुराना संदूक निकाला। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसके अंदर महल की कई कीमती चीजें पाई गईं, जैसे गहने, सोने चांदी की मूर्तियां और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज। अकबर ने चौंक कर कहा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह वही चोर हैं जिनका हम ढूंढ रहे थे। अब हमें पता चल गया कि चोर कौन है। अकबर ने जल्दी से महल के सभी सिपाहियों को बुलाया और संदूक को महल के अंदर ले जाने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें पहले यह जांचना होगा कि संदूक में रखी चीजों के बारे में कौन जानता है। महल में एक सेवक था जिसका नाम शंभू था। वह महल के सबसे पुराने कर्मचारियों में से एक था और हमेशा सबके पास आता जाता रहता था। बीरबल ने शंभू को बुलाया और पूछा, क्या तुमने कभी इन चीजों के बारे में सुना है? शंभू थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, यह तो वही चीजें हैं जो कुछ दिनों पहले गायब हो गई थीं। बीरबल ने तुरंत शंभू की आंखों में देखा और कहा, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है, तुम ही वह चोर हो। शंभू को तुरंत पकड़ा गया और उसने सारी सच्चाई बयान कर दी। दरअसल वह महल के अंदर एक छोटा सा सुरंग बनाकर चोरियों को अंजाम देता था। वह चोरी करके इन चीजों को बगीचे में छिपा देता था। अकबर ने शंभू को कड़ी सजा दिलवाने का आदेश दिया और साथ ही बीरबल की चतुराई की तारीफ की। वह बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने न सिर्फ चोर को पकड़ने का तरीका ढूंढा, बल्कि तुमने यह भी साबित कर दिया कि केवल दिमाग से ही नहीं, दिल से भी काम लेना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच हमेशा सामने आता है, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सीख, कभी भी किसी पर जल्दी से विश्वास न करें और सही सोच के साथ अपने रास्ते पर चलते रहें। सच्चाई अंत में सामने आती है। इस तरह बीरबल की चतुराई से अकबर ने न सिर्फ चोर को पकड़ा, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि दिमागी काम और संयम से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।